जो स्टूडेंट्स अप्रैल और अक्टूबर में अपने एग्जाम देने वाले हैं उनके सभी के टीएमए आ चुके हैं और मैंने उन सभी टीएमए को सॉल्व भी कर दिया है। और इससे पहले मैं 10th क्लास की वीडियो डाल चुका हूँ टीएमए की हिंदी सब्जेक्ट की। उसी प्रकार आज हम क्लास 12th की जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका टीएमए अपलोड कर रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स उसको जल्दी से अपनी जो प्रैक्टिकल्स के पेजेस होते हैं उनमें नोट डाउन कर लें और कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, आज हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि मेरे और भी आपके जो टीएमए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। चलिए हम देखते हैं किस तरीके से हमें टीमें बनाने हैं। सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिकल के जो पेजेस हैं A4 शीट जो लेनी है वो इस प्रकार के, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके के आपको पेजेस लेने हैं जो कि थोड़ा डिजाइन के हो सकते हैं, आप प्लेन पेपर भी ले सकते हैं। A4 शीट लेनी है, इस पर आपको वो लिखना है। और ये सभी क्वेश्चंस लिखने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन चाहिए। जो भी आपको क्वेश्चन लिखना है वो ब्लैक पेन से लिखेंगे और क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको ब्लू पेन से लिखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो, साफ साफ लिखना है। किस तरीके से लिखना है ये ध्यान रखना। आपको अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। जितनी आपकी अच्छी राइटिंग होगी उतने ही अच्छे चांसेस आपके मार्क्स मिलने के होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन हो, साफ सुथरी हो, उसका हम करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो क्लास 12th का हमारा जो टीएमए है उसको किस तरीके से बनाना है। चलिए हम देखते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आज हम जो टीएमए सॉल्यूशन कर रहे हैं वो हमारे क्लास 12 का सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट कोड है 301 क्लास 12। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि आपका क्वेश्चन पेपर आएगा जो कि इस तरीके से, देखिए स्क्रीन पर दिया गया है। इन क्वेश्चनों को आपको करना है, उसमें का और खा दिए गए हैं, उनमें से किसी एक का ही हमें आंसर देना होता है। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। और सबसे बड़ी क्वेश्चन आ गए उसके मार्क्स उसके आगे दिए गए क्वेश्चन। तो इसमें दो दिए गए क्वेश्चन से किसी एक का ही जवाब देना है और 40 से 60 शब्दों में देना है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो मैंने इनका जो क्वेश्चन किया है वो मैंने किया है आपका क्वेश्चन का आंसर किया है। इसका उत्तर दिया गया है 40 से 60 शब्दों में। जैसे कि पद्मावत में प्रेम का स्वरूप अद्वितीय और परिकृष्ट है, जिसमें नायक रतन सेन और नायिका पद्मावती के बीच का प्रेम न केवल शारीरिक आकर्षण बल्कि आत्मीयता और बलिदान की भावना को भी दर्शाता है। आधुनिक संदर्भ में यह प्रेम के उनके रूपों को समझने और मानवीय संबंधों की गहराई को पहचानने में महत्वपूर्ण है। यह प्रेम के माध्यम से सहिष्णुता, सम्मान और त्याग के मूल्य सिखाता है, जो आज के समाज में अत्यंत आवश्यक है। ये आंसर आपको 40 से 60 शब्दों में लिखना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इस तरीके से आपको करना है। और देखिए मैंने इसमें जो क्वेश्चन लिखा है वो आपका ब्लैक पेन से लिखा है और जो आपका आंसर लिखना है वो आपको ब्लू पेन से लिखना है, जैसे कि देखिए दिखाया गया है इसमें। इनको आपको विशेष ध्यान रखें कि आपको इनको ब्लू पेन से ही करना है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। इसमें मैंने मार्क्स दिया, पर आप ध्यान रखें इस बात का। दो कलाकार कहानी की प्रमुख पात्र अरुण की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उसका उत्तर देख लेते हैं हम। उत्तर जो हमें जैसा कि देखिए स्क्रीन में दिखाया गया है कि किस तरीके से करना है। कहानी के प्रमुख पात्र अरुण की दो प्रमुख विशेषताएं। पहली, वह एक संवेदनशील व्यक्ति है जो दूसरों की भावना को समझता है और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, यानी कि तैयार रहता है। दूसरी, वह अत्यधिक मेहनती और साहसी भी है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह कठिनाइयों का सामना करने
से नहीं डरता है। यह विशेषताएं उसे अपने आसपास के लोगों के बीच एक प्रेरणा स्रोत बनाती है। ये उसकी मुख्य विशेषताएं थी। तो आपको इसी तरीके से अपने A4 शीट में करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इस तरीके की आपकी A4 शीट आएगी और उसको इसमें आपको करना है। देखिए इस तरीके से आपके A4 शीट आएगी, तो इन्हीं में ही आपको इसमें करना है, तो इसी को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके इम्पोर्टेंट है, और अभी इनको जो चैप्टर्स आपके टीएमए में आए हैं वो चैप्टर्स आपके पब्लिक एग्जाम में नहीं आएंगे, तो वो आपको तैयार नहीं करने हैं। ये मैं इसका एक वीडियो डाल चुका हूँ कि आपका सिलेबस कौन कौन सा है, क्या सिलेबस सब्जेक्ट्स आएंगे, सॉरी कितने चैप्टर्स आएंगे, इसका मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ सिलेबस का 2024-25 का। तो उसको आप जरूर देख लें कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स में से तैयारियां करनी है, कौन से में से आपको टीएमए बनाना। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 खा अज्ञान की कविता नदी के द्वीप में नदी के प्रतीक का सावधान उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, उसको भी मैंने जैसे कि आपको बताया है, आपको ब्लू पेन से करना है और क्वेश्चन को ब्लैक पेन से करना है। अज्ञान की कविता नदी के द्वीप में नदी जीवन के प्रवाह, परिवर्तन और निरंतरता का प्रतीक है। नदी जीवन की यात्रा, अनुभवों और रिश्तों को दर्शाती है जो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें नदी के द्वीपों को इंसान के एकांत और स्वतंत्र अस्तित्व का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया गया है, जो मिलन और बिछोह के बीच जीवन का अर्थ खोजते हैं। ये उनका थर्ड क्वेश्चन है, और आप एजिटिक ऐसे ही आपके जो प्रैक्टिकल की जो पेपर्स है उसमें नोट डाउन करना है। अलग से आपको कोई भी पेपर्स नहीं लेने हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है आपको वही लेने हैं। चलिए उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 4 को भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 का मैंने का ऑप्शन लिया है। वह तोड़ती पत्थर कविता के संदेश को सविस्तार प्रस्तुत कीजिए और आज के परिवेश के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। चलिए उत्तर को देख लेते हैं हम लोग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता वह तोड़ती पत्थर में कवि ने एक गरीब और मेहनती महिला की संघर्षमय जिंदगी का चित्रण किया है। वह महिला कड़ी धूप में पत्थर तोड़ती है, परंतु अपने काम में पूरी निष्ठा और समर्पण से जुटी रहती है। कवि ने इस महिला के कठिन परिश्रम और धैर्य को देखकर समाज में आर्थिक असमानता, स्त्रियों की दुर्बलता और संघर्षशील जीवन की वास्तविकता को उजागर किया। इस कविता का संदेह है कि संघर्षों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इंसान को अपने कार्य में दृढ़ता और साहस बनाए रखना चाहिए। कभी और साहस को हारना नहीं चाहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कभी इसके माध्यम से कहना चाहता है, और खास स्त्रियों की जो विडंबना, जो की जो संघर्षशीलता है, उस पर विशेष प्रकाश डाला गया। आज के परिवेश में समाज की उन मेहनत कश महिला वर्ग की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो कठिन परिश्रम में भी अपने परिवार का सहारा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने ख ऑप्शन लिया है। देखिए, एक प्रभावी मंच संचालन की 4 प्रमुख विशेषताओं का उदाहरण संचालन की प्रमुख कार है। नंबर 1, संचार कुशलता। एक सफल मंच संचालक में स्पष्ट, प्रभावी और आकर्षक संचार कौशल होना चाहिए। ताकि सबका ध्यान बनाए रख सके। कार्यक्रम में यदि विषय गंभीर है तो वह सरल भाषा का प्रयोग करता है ताकि सभी समझ सके। उसके पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। अवसर के अनुसार अनुकूलता। मंच संचालक को कार्यक्रम की प्रस्तुति और माहौल के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए। उदाहरण के लिए
संस्कृति कार्यक्रम में उत्साहित और मजेदार अंदाज से संचालन करना चाहिए, जबकि शैक्षणिक संगोष्ठी में औपचारिक भाषा और गंभीरता बनाए रखनी चाहिए। इसी प्रकार इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, समय प्रबंधन। एक प्रभावी मंच संचालक का समय प्रबंधन पर नियंत्रण होता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि कार्यक्रम की गतिविधियां निर्धारित समय पर समाप्त हो और किसी भी अनावश्यक देरी से आ जा सके। के लिए वक्ताओं का डाल देता है कि समय का प्रबंधन कराता है। स्थिति समाधान चालक को अप्रत्याशित स्थितियों को संभालने में कुशल चाहिए। यदि देर से आने जैसी स्थितियां हो तो वह श्रोताओं का ध्यान ये नए संवाद जोड़ सकता है। उदाहरण के लिए तकनीकी खराबी के दौरान मंच संचालक हास्यपूर्ण को बना रखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने शो का ध्यान आकर्षित करे। इन विशेषताओं से एक मंच संचालक न केवल श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करता है, कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित भी करता है। नंबर 6 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं और ये सभी क्वेश्चंस आप पीछे डिस्कस कर चुके हैं और आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 का मैंने का ऑप्शन लिया है, भक्ति का आदिकाल 4 कवियों का परिचय तथा उनकी प्रमुख रचनाओं का वितरण चित्र सहित प्रस्तुत कीजिए। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। भक्ति काल और आधुनिक काल के 4 मुख्य कवियों का परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। भक्ति काल के कवि कबीरदास, जो भक्ति काल के कवि हैं, उनका हम परिचय देख लेते हैं। परिचय 15वीं सदी के संत कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म काशी वर्तमान बनारस में हुआ। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों और आडंबरों या प्रथा को सबसे ऊपर माना। प्रमुख कवि की रचनाएं शब्द और उनकी साखियां जीवन और समाज में गूढ़ सत्य को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। उसी प्रकार इसी के सेकंड कवि आते हैं हमारे सूरदास। परिचय सूरदास एक नेत्रहीन कवि थे, जिन्हें कृष्ण भक्ति कवि के रूप में जाना जाता है। वह पुष्टि मार्ग के संत मुख्य रचना सूरसागर है, लीला और रास लीला और अन्य घटनाओं का वर्णन है। उनके अलावा सूरसावली और अत्य और साहित्य लहरी भी उनकी मीरा उन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी कविताएं कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण को व्यक्त करती हैं। प्रमुख रचनाएं मीराबाई की कविताएं मुख्य रूप से पद शैली में हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह मीरा पदावली में जाना जाता है। इन पदों में वह अपने अनन्य प्रेम और भक्ति को अभिव्यक्त करती है। और हमारे जो चौथे कवि है वह है तुलसीदास। परिचय तुलसीदास हिंदी साहित्य के महाकवि माने जाते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। उन्होंने संस्कृति का सरल भाषा में प्रस्तुत किया। प्रमुख रचनाएं उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। राम के जीवन और आदर्शों का वर्णन है। इसमें अतावली, विनय पत्रिका और दोहावली उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसी प्रकार से हम आधुनिक कवियों के बारे में पढ़ लेते हैं। आधुनिक काल के कवि नंबर 1 जयशंकर
हिंदी के छायावादी कवि। उन्होंने काव्य, नाटक और उपन्यास सभी विधाओं में उत्कृष्ट रचनाएं की हैं। प्रमुख रचनाएं उनकी काव्य रचनाओं में रामायणी सबसे प्रमुख है, जो मानव जीवन की उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसी प्रकार हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारे कवि आते हैं, सुमित्रानंद पंत। परिचय। सुमित्रानंद पंत कवि प्राकृतिक प्रेमी कवि थे। उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। उनकी कविताएं में प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम चित्रण है। प्रमुख रचनाएं उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में युगवाणी और ग्राम्य प्रमुख है। उनकी कविताओं में छायावाद की छवि स्पष्ट दिखाई देती है। इसी प्रकार नेक्स्ट कवि लेते हैं महादेवी वर्मा। परिचय। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीराई परिचय आधुनिक युग कहा जाता है। वह हिंदी की प्रसिद्ध छायावादी कवित्री थी और स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दिया। प्रमुख रचनाएं नीरजा, संध्या गीत और यमा है। उनकी कविताओं में करुणा, पीड़ा और संवेदना के भाव प्रमुख हैं। उसी प्रकार हमारे नेक्स्ट जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। परिचय। दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में जाते हैं। उनका जन्म बिहार में हुआ था। उन्होंने हिंदी कविता को ओज और वीर रस से भर दिया। प्रमुख रचनाएं उनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में स्मृति, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और हुंकार है। उनकी कविताओं में देशभक्ति और समाज सुधार के संदेश हैं। इस प्रकार से हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आप सभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स इसको अपनी प्रैक्टिकल की जो 5 के जो पेजेज है उन्हें नोट डाउन कर लें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो। जितना सुंदर आप लिखेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और ये आपके 20 मार्क्स का टीएमए है, जिसमें से आपको 890 मार्क्स इजीली मिल जाए। जल्दी से प्रैक्टिकल के जो पेजेस होते हैं उनमें नोट डाउन, राइटिंग को साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखें। सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। जल्दी ही मैं आपके नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसका वीडियो लेकर आने वाली है, तो आप जल्दी से करें। और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि मैं और भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है टीएमए का सॉल्यूशन जो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे है। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।